हेलो एवरीवन। मेरा नाम अतुल सिंह है और मैं क्रिमिनल्स माइंड यूट्यूब चैनल के द्वारा आप सभी को डेली की क्राइम की कहानियां सुनाया करूंगा। आज ये मेरी पहली कहानी है। क्राइम की कहानी सुनना और उसे सुनाना मुझे काफ़ी पसंद है। उसमें मेरी रुचि है, मुझे अच्छा लगता है क्राइम की कहानियां सुनना, उसे लोगों को सुनाना। और ऐसे ही इस सफ़र की शुरुआत हुई है। मैंने अपना एक यूट्यूब चैनल ओपन किया है जिसका नाम है क्रिमिनल्स माइंड। तो आज सबसे पहला एपिसोड है और इसमें सबसे पहला कहानी एक माँ और बेटी की। मुझे सोच के कभी-कभी ऐसा लगता है कि क्या अब कोई ऐसा कोई रिश्ता नहीं बचा, जिसे लोग कह पाएँ कि नहीं, इनके बीच में कभी कोई क्राइम नहीं हुआ है। हर रिश्ता इस मैल में मिल चुका है। बात है 3 जुलाई की। एक औरत जिनका नाम नीरज शर्मा है, वो अपने मेंटली एबल्ड बच्चे को, जो उनका छोटा बेटा था, उसे हॉस्पिटल में फिजियोथेरेपी के लिए लेके गई थी। बट कुछ कारणों की वजह से वो जब बाहर आई, एक तेज रफ्तार 100 किलोमीटर प्रति स्पीड से एक स्कॉर्पियो उन्हें उड़ा के चला गया। बट सबको लगा ये एक्सीडेंटल डेथ है। हाँ, नॉर्मल डेथ है, क्लीन डेथ है कि हाँ, एक एक्सीडेंट की वजह से नीरज शर्मा की डेथ हो गई। बट फिर पता चला कि उनकी बेटी आयुषी शर्मा, जो कि बीए एलएलबी की छात्र थी, उसने अपनी माँ की मृत्यु के लिए 7 लाख की सुपारी दे रखी थी। तो जैसा मैंने पहले कहा था कि हर क्राइम के पीछे कुछ ना कुछ कहानी होती है और हर कहानी के पीछे कई सवाल होते हैं। मेरे मन में भी कुछ सवाल आए कि क्यों एक बेटी ने अपने माँ की मृत्यु की सुपारी दे दी, वो भी 7 लाख रुपए में। राजस्थान जयपुर में एक खुशहाल और अमीर परिवार रहता था। परिवार के मुखिया का नाम विजय शर्मा, उनकी पत्नी का नाम नीरज शर्मा, उनकी छोटी बेटी का नाम आयुषी शर्मा और एक छोटा बेटा जो मेंटली थोड़ा चैलेंज था। मानसिक स्थिति उसकी ठीक नहीं थी। 2025 में विजय शर्मा एक लोअर डिविजनल क्लर्क थे, राज, राजस्थान हाई कोर्ट में। इनका परिवार जयपुर में रहता था। आगरा एक्सप्रेसवे के पास इनकी 5 बीघा जमीन थी जिनकी वैल्यू करोड़ों में थी। तो होता क्या है, 2025 में विजय शर्मा की अनिश्चितताओं की वजह से मृत्यु हो जाती है। उनका डेथ हो जाता है 2025 में। अब होता ऐसा है कि कोई भी सरकारी नौकरी जिसमें, जैसे कि विजय शर्मा एक सरकारी नौकर थे, वो लोअर डिविजनल क्लर्क थे। तो ऐसा होता है कि अगर सरकारी नौकरी में नौकरी करते वक्त या उस पीरियड के बीच में उस इंसान की मृत्यु हो जाती है, तो उनके परिवारजनों को उनकी जॉब मिल जाती है, जिसको कंपैशनेट अपॉइंटमेंट कहते हैं। तो इस मृत्यु के बाद, जो विजय शर्मा की मृत्यु हो गई थी 2025 में, तो कंपैशनेट अपॉइंटमेंट के लिए आयुषी शर्मा ने सोचा कि मेरे पापा की जॉब अब मैं कर लेती हूँ। तो नीरज शर्मा, जो कि आयुषी शर्मा की माँ थी, वो सोची कि हाँ ठीक है बेटा, तुम करो। कौन ऐसी माँ नहीं चाहती है कि उनका बेटा या बेटी फले फूले, अच्छे से अपना लाइफ व्यतीत करे। तो नीरज शर्मा ने भी ऐसे ही कहा कि ठीक है बेटा, तुम करो पापा की जॉब, क्योंकि पापा के नहीं रहने के बाद वो जॉब तुम्हें मिल सकती है। बट होता क्या है कि नीरज शर्मा के जो भाई होते हैं, आयुषी शर्मा के मामा, वो अपनी बहन नीरज शर्मा को बोलते हैं कि बहन देखो, आयुषी तो पढ़ने में अच्छी है, बीए एलएलबी कर रही है, वो अभी सिर्फ 24 वर्ष की है, वो पढ़ के अपने दम पे सरकारी नौकरी ले सकती है। बट पति अब नहीं रहा। आयुषी भी एक समय के बाद वो शादी करके चली जाएगी। तुम्हें अपना ख्याल रखना है, अपने उस छोटे बच्चे का ख्याल रखना है जो मेंटली उतने ठीक नहीं है। तो नीरज शर्मा ने कहा
कि हाँ, भैया आप सही बोल रहे हो, ये जॉब मुझे ही कर लेनी चाहिए क्योंकि आयुषी तो पढ़ने में अच्छी है, वो आगे अपने दम पे एक सरकारी नौकरी अचीव कर लेगी। बस तभी से माँ और बेटी में एक मनमुटाव चालू हो गया। बेटी को ऐसा लगा कि पापा की जॉब तो मेरी थी, बट मम्मी ने उसे क्यों ले लिया? माँ और बेटी में ये जो अनबन चालू हुई, बेटी माँ से बहुत खफा-खफा रहने लगी। फिर हुआ ऐसा कि जनवरी 2026 में आयुषी ने अपना घर छोड़ दिया। उसके पापा ने 2 घर बनाए थे। जयपुर में उनका 2 घर था। तो नए वाले घर में नीरज शर्मा अपने मेंटली चैलेंज्ड बेटे के साथ रहने लगी और जनवरी में ही आयुषी शर्मा अपने पुराने घर चली गई। पुराने घर के पास उसके बड़े पापा की फैमिली रहती थी। आयुषी शर्मा के बड़े पापा की फैमिली रहती थी। तो कुछ टाइम आयुषी ने ऐसा सोचा कि ऐसा मैं क्या करूं कि वो सरकारी नौकरी मुझे मिल जाए, मेरी माँ को ना मिले। फिर उसने सोचा कि पापा के मरने के बाद अगर वो नौकरी माँ को मिल सकती है, तो माँ के मरने के बाद वो नौकरी मुझे मिल सकती है। अभी के जनरेशन ये सब क्या सोच रहे हैं कि पापा मर गए, मम्मी को जॉब मिल गया, मम्मी मर गई तो जॉब मुझे मिल जाएगा क्योंकि मेरा भाई तो फिजिकली चैलेंज्ड है, मेंटली चैलेंज्ड है, उसको तो मिलेगा नहीं। रही घर में मैं, वो 5 बीघा की जमीन भी मेरी हो जाएगी, बैंक में कुछ पड़े पैसे भी मेरे हो जाएंगे, घर के जेवरात भी मेरे हो जाएंगे। तो आयुषी शर्मा प्लान बनाने में लग गई, पर उसको डर था कि नहीं, मेरे से अकेले नहीं हो पाएगा, मुझे किसी को इन्वॉल्व करना होगा इसमें। तो आयुषी शर्मा के बड़े पापा का जो घर था, वो बाजू में ही था घर, पुराने घर के आयुषी जिसमें रहती थी। आयुषी का एक कजन भाई था जिसका नाम था बलराम। वो अपने भाई बलराम से ये बात कहती है कि देखो भाई, अगर मेरी मम्मी की डेथ हो जाती है, जो कि क्लीन डेथ होनी चाहिए, ऐसा नहीं लगना चाहिए कि मर्डर हुआ है, क्योंकि मर्डर होगा तो वो जॉब मुझे नहीं मिलेगी। क्लीन डेथ होना चाहिए, एक्सीडेंटल डेथ लगना चाहिए। तो बलराम ने कहा कि ठीक है, तुम्हें तो जॉब मिल जाएगी, मुझे क्या मिलेगा? बताइए किस कजन भाई की ये लालच है। पूछ रहा है कि ठीक है, तुम अपनी माँ को मार दो, तुम्हें जॉब मिल जाएगा, बट मुझे क्या मिलेगा? तो आयुषी ने बताया कि 5 बीघा जो जमीन है आगरा एक्सप्रेसवे में, वो जमीन मैं तुम्हें दे दूंगी। तो बलराम को ऐसा लगा कि हाँ ठीक है, ये सच बोल रही है कि अगर मैं इसका साथ दूं इसकी माँ को मारने में, तो मुझे 5 बीघा की जमीन मिल जाएगी। बलराम गया अपने पापा के पास। राजस्थान जयपुर में एक खुशहाल और अमीर परिवार रहता था। परिवार के मुखिया का नाम विजय शर्मा, उनकी पत्नी का नाम नीरज शर्मा, उनकी छोटी बेटी का नाम आयुषी शर्मा और एक छोटा बेटा जो मेंटली थोड़ा चैलेंज था, मानसिक स्थिति उसकी ठीक नहीं थी। 2025 में विजय शर्मा एक लोअर डिविजनल क्लर्क थे, राज, राजस्थान हाई कोर्ट में। इनका परिवार जयपुर में रहता था। आगरा एक्सप्रेसवे के पास इनकी 5 बीघा जमीन थी जिनकी वैल्यू करोड़ों में थी। तो होता क्या है, 2025 में विजय शर्मा की अनिश्चितताओं की वजह से मृत्यु हो जाती है। उनका डेथ हो जाता है 2025 में। अब होता ऐसा है कि कोई भी सरकारी नौकरी जिसमें, जैसे कि विजय शर्मा एक सरकारी नौकर थे, वो लोअर डिविजनल क्लर्क थे। तो ऐसा होता है कि अगर सरकारी नौकरी में नौकरी करते वक्त या उस पीरियड के बीच में उस इंसान की मृत्यु हो जाती है, तो उनके परिवारजनों को उनकी जॉब मिल जाती है, जिसको कंपैशनेट अपॉइंटमेंट कहते हैं। तो इस मृत्यु के बाद, जो विजय शर्मा की मृत्यु हो गई थी 2025 में, तो कंपैशनेट अपॉइंटमेंट के लिए
आयुषी शर्मा ने सोचा कि मेरे पापा की जॉब अब मैं कर लेती हूँ। तो नीरज शर्मा जो कि आयुषी शर्मा की माँ थी, वो सोची कि हाँ ठीक है बेटा तुम करो, कौन ऐसी माँ नहीं चाहती है कि उनका बेटा या बेटी फले-फूले, अच्छे से अपना लाइफ व्यतीत करे। तो नीरज शर्मा ने भी ऐसे ही कहा कि ठीक है बेटा तुम करो पापा की जॉब, क्योंकि पापा के नहीं रहने के बाद वो जॉब तुम्हें मिल सकती है। बट होता क्या है कि नीरज शर्मा के जो भाई होते हैं, आयुषी शर्मा के मामा, वो अपनी बहन नीरज शर्मा को बोलते हैं कि बहन देखो, आयुषी तो पढ़ने में अच्छी है, बीए एलएलबी कर रही है, वो अभी सिर्फ 24 वर्ष की है, वो पढ़ के अपने दम पे सरकारी नौकरी ले सकती है। बट पति अब नहीं रहा, आयुषी भी एक समय के बाद वो शादी करके चली जाएगी। तुम्हें अपना ख्याल रखना है, अपने उस छोटे बच्चे का ख्याल रखना है जो मेंटली उतने ठीक नहीं है। तो नीरज शर्मा ने कहा कि हाँ भैया आप सही बोल रहे हो, ये जॉब मुझे ही कर लेनी चाहिए क्योंकि आयुषी तो पढ़ने में अच्छी है, वो आगे अपने दम पे एक सरकारी नौकरी अचीव कर लेगी। बस तभी से माँ और बेटी में एक मनमुटाव चालू हो गया। बेटी को ऐसा लगा कि पापा की जॉब तो मेरी थी, बट मम्मी ने उसे क्यों ले लिया। माँ और बेटी में ये जो अनबन चालू हुई, बेटी माँ से बहुत खफा खफा रहने लगी। फिर हुआ ऐसा कि जनवरी 2026 में आयुषी ने अपना घर छोड़ दिया। उसके पापा ने दो घर बनाए थे, जयपुर में उनका दो घर था। तो नए वाले घर में नीरज शर्मा अपने मेंटली चैलेंज बेटे के साथ रहने लगी, और जनवरी में ही आयुषी शर्मा अपने पुराने घर चली गई। पुराने घर के पास उसके बड़े पापा की फैमिली रहती थी, आयुषी शर्मा के बड़े पापा की फैमिली रहती थी। तो कुछ टाइम आयुषी ने ऐसा सोचा कि ऐसा मैं क्या करूं कि वो सरकारी नौकरी मुझे मिल जाए, मेरी माँ को ना मिले। फिर उसने सोचा कि पापा के मरने के बाद अगर वो नौकरी माँ को मिल सकती है, तो माँ के मरने के बाद वो नौकरी मुझे मिल सकती है। अभी के जनरेशन ये सब क्या सोच रहे हैं कि पापा मर गए, मम्मी को जॉब मिल गया, मम्मी मर गई तो जॉब मुझे मिल जाएगा, क्योंकि मेरा भाई तो फिजिकली चैलेंज्ड है, मेंटली चैलेंज्ड है, उसको तो मिलेगा नहीं। रही घर में मैं, वो 5 बीघा की जमीन भी मेरी हो जाएगी, बैंक में कुछ पड़े पैसे भी मेरे हो जाएंगे, घर के जेवरात भी मेरे हो जाएंगे। तो आयुषी शर्मा प्लान बनाने में लग गई, पर उसको डर था कि नहीं मेरे से अकेले नहीं हो पाएगा, मुझे किसी को इन्वॉल्व करना होगा इसमें। तो आयुषी शर्मा के बड़े पापा का जो घर था, वो बाजू में ही था घर, पुराने घर के आयुषी जिसमें रहती थी। आयुषी का एक कजन भाई था जिसका नाम था बलराम। वो अपने भाई बलराम से ये बात कहती है कि देखो भाई, अगर मेरी मम्मी की डेथ हो जाती है, जो कि क्लीन डेथ होनी चाहिए, ऐसा नहीं लगना चाहिए कि मर्डर हुआ है, क्योंकि मर्डर होगा तो वो जॉब मुझे नहीं मिलेगी। क्लीन डेथ होना चाहिए, एक्सीडेंटल डेथ लगना चाहिए। तो बलराम ने कहा कि ठीक है तुम्हें तो जॉब मिल जाएगी, मुझे क्या मिलेगा। बताइए किस कजन भाई की ये लालच है, पूछ रहा है कि ठीक है तुम अपनी माँ को मार दो, तुम्हें जॉब मिल जाएगा, बट मुझे क्या मिलेगा। तो आयुषी ने बताया कि 5 बीघा जो जमीन है आगरा एक्सप्रेसवे में, वो जमीन मैं तुम्हें दे दूंगी। तो बलराम को ऐसा लगा कि हाँ ठीक है, ये सच बोल रही है कि अगर मैं इसका साथ दूं इसकी माँ को मारने में, तो मुझे 5 बीघा की जमीन मिल जाएगी। बलराम गया अपने पापा के पास। बलराम अपने पापा को बोला कि पापा, आयुषी देखिए क्या बोल रही है, बोल रही है कि अगर हम इसके साथ इन्वॉल्व होते हैं इस मर्डर केस में, तो ये हमें अपने 5 बीघा की जमीन हमें दे देगी। तो बलराम के पापा जिनका नाम विनोद था, उन्होंने सोचा कि चलो एक बार बात करके देखते हैं आयुषी से, क्या ये सच बोल रही है।
विनोद ने जब आयुषी से पूछा कि तुम क्या बोल रही हो, क्या तुम सच में 5 बीघा की जमीन हमें दे दोगी? तो आयुषी ने बोला, जी, अगर आप मेरी मदद करते हैं मेरी माँ को मारने में, तो सरकारी जॉब, घर में रखे जेवरात, बैंक में रखे कुछ पैसे, दोनों घर, वो तो मेरे हो ही जाएंगे। आप 5 बीघा जमीन ले लेना। विनोद को लगा ये सही ऑफर है। तब से ये तीनों नीरज शर्मा को कैसे मारा जाए उसकी प्लानिंग करने में लग गए। कुछ समय बाद विनोद और उनका बेटा बलराम दोनों गए अपने गांव भरतपुर। भरतपुर में उन्होंने 4 जन को अपॉइंट किया। 4 जन को सुपारी दी नीरज शर्मा की 7 लाख रुपए में, जो 7 लाख आयुषी शर्मा ने उन्हें दिया था। चारों जन को सुपारी देने के बाद ये कहा गया कि नीरज शर्मा अपने घर से हॉस्पिटल जाती है अपने बच्चे का चेकअप करवाने वीकली बेसिस पे। तुम्हें गाड़ी से उन्हें उड़ा देना है कि क्लीन डेथ लगे, एक्सीडेंट लगे, ये ना लगे कि किसी ने मर्डर करवाया या मर्डर किया है। वैसे ही होता है। उन चारों ने एक थार गाड़ी बुक किया। बुक किया मतलब उन चारों ने थार गाड़ी मंगवाया। और बहुत दिन से नीरज शर्मा की जासूसी हो रही थी कि वो कब घर से निकलती है, कब घर में जाती है, कब कोर्ट जाती है, कब अपने बच्चे को क्लिनिक लेके जाती है। ये करीबन 1 महीने से चल रहा था। वही एक रोज थार गाड़ी नीरज शर्मा के घर के 100 मीटर दूर खड़ी रहती है। वो इंतजार करती है कि कब नीरज शर्मा अपने घर से निकले और कब मैं उन्हें कुचल पाऊं या धक्के मार के उड़ा पाऊं। टोटल 4 लोग रहते हैं। 4 लोगों ने सुपारी ली थी। एक ड्राइवर रहता है, एक ड्राइवर के बगल में बैठा रहता है, और 2 लोग रहते हैं बाइक पे। वो बाइक वाले लोग देखते हैं कि हाँ अब घर से निकली है, तो वो सिग्नल देते हैं कि हाँ अब गाड़ी को स्पीड में लेके आओ और इन्हें उड़ा दो। बट इत्तेफाक से उस दिन नीरज शर्मा का अच्छा दिन था। ऐसा क्यों? क्योंकि कुछ गाड़ियों की वजह से या कुछ लोगों की वजह से थार गाड़ी उनके बिल्कुल करीब से बहुत स्पीड में निकलती है। नीरज शर्मा बच जाती है उस दिन। अब नीरज को ये लग गया था कि मेरी कोई जान लेना चाह रहा है। उसने अपने नौकरी से छुट्टी ले लिया, अपने घर में बंद हो गई। उन्होंने 5-5 सीसीटीवी कैमरे लगा दिए अपने घर के बाहर। घर में जालियां लगा दी। आयुषी शर्मा अब बेचैन हो गई है कि मम्मी तो बच गई, अब इनको कैसे मारा जाए। तो कुछ दिन फिर जासूसी होती है। बट बात वही है कि नीरज शर्मा का एक बेटा भी था जो मेंटली चैलेंज था। उसे भी हॉस्पिटल लेके जाना होता है। तो हुआ एक दिन ऐसा कि नीरज का बेटा, उसे क्लिनिक लेके जाना था जो घर से पास में ही था। तो वो पैदल जाते थे वो लोग। अब इस बात को भी 1 महीना बीत गया। तो अब एक नई गाड़ी मंगाई गई, स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो उनके घर के 100 मीटर दूर खड़ा रहता था और 2 बाइक वाले सामने खड़े रहते थे जो देखते थे कि नीरज कब घर से बाहर निकलेगी। एक दिन ऐसा आया जब वो अपने बेटे को क्लिनिक लेके जा रही थी। बाइक वाले ने आयुषी को कॉल किया कि तुम्हारी मम्मी अपने भाई को क्लिनिक लेके गई है। आयुषी ने स्कॉर्पियो वालों को कॉल किया कि तुम वहीं खड़े रहना, मैं अपनी मम्मी को बाहर निकलवाती हूँ। आयुषी ने अपने मम्मी को कॉल किया कि मम्मी प्लीज बाहर आ जाओ, मुझे तुमसे काम है, मैं हॉस्पिटल के बाहर तुमसे मिलने आई हूँ। माँ बोलती है कि थोड़ी देर रुक जाओ, तुम्हारे भाई का चेकअप हो रहा है, उसके बाद मैं आती हूँ। तो आयुषी को डर लगा कि माँ के साथ तो भाई भी होगा, कहीं माँ के साथ भाई भी अगर मर गया तो फिर ऐसा नहीं चलना चाहिए। तो होता कुछ ऐसा है कि आयुषी बोलती है कि माँ भाई को तो वहीं रहने दो, अभी उसकी फिजियोथेरेपी होनी बाकी है, 1 घंटा उसमें टाइम लगेगा, डॉक्टर के पास उन्हें छोड़ के तुम बाहर आ जाओ।
माँ सोचती है कि बेटी मेरे से इतना गुस्सा थी, माँ का दिल तो माँ का दिल होता है। वो सोची कि ठीक है बेटी वापिस आना चाह रही होगी मेरे घर पे, मेरे से माफ़ी माँगने आई होगी, तो एक बार चल के मिल लेती हूँ। जैसे ही नीरज उस क्लिनिक से बाहर आती है, वो कोना मतलब रास्ते के कोना पकड़ते हुए अपने घर जा रही थी, कि मेरी बेटी वहाँ पे है, मुझसे मिलने आई है। एक कोना पकड़ के आते हुए राही को एक स्कॉर्पियो ने फुल स्पीड में 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में उसे उड़ा दिया। नीरज शर्मा की ऑन द स्पॉट डेथ हो गई। सबको लगा ये एक्सीडेंटल डेथ है। आईओसी भी रोते रोते आई, दिखावा था। फिर उनका अंतिम संस्कार किया जाता है। आईओसी ने फोन करके अपने मामा को ही बताया कि मामा मेरी मम्मी का एक्सीडेंट हो गया और वो अब इस दुनिया में नहीं रही। मामा भी बदहवास भागते भागते आया। फिर उसके बाद जब अंतिम संस्कार हुआ तो मामा को ये बात खटक रही थी कि मेरी बहन का ऐसे एक्सीडेंट तो नहीं हो सकता, इसमें जरूर कोई साजिश है। तो उनके कुछ जानकार थे पुलिस में, तो आयुषी के मामा ने पुलिस में कहा कि आप इसकी अच्छी से जांच करिए, इस केस की अच्छे से जांच करिए। और वैसे भी हाई कोर्ट की वो क्लर्क थी, तो पुलिस ने अच्छे से जांच स्टार्ट की। सीसीटीवी में ये साफ पता चल गया कि रोड खाली है पूरा, फिर भी एक स्कॉर्पियो इतनी स्पीड में इस कोने को पकड़ के क्यों जा रहा था। फिर एक सीसीटीवी में पता चलता है कि आगे दो बाइक वाले खड़े थे। जैसे ही एक्सीडेंट होता है वो बाइक पे अपने बैठ के चले जाते, पीछे पलट के भी नहीं देखते कि वो औरत जिंदा है या मर गई या क्या हुआ एक्सीडेंट, क्यों हुआ एक्सीडेंट, कैसे हुआ एक्सीडेंट, उसकी चिंता किए बिना वो चल जाता है। शक होता है गाड़ी, फिर देखा जाता है एक और सीसीटीवी कैमरा में कि वही स्कॉर्पियो आगे लावारिस छोड़ के चला गया है कोई। उस गाड़ी नंबर से पता चलता है कि ये भरतपुर गांव में किसी का है। पुलिस उसके पास पहुंचती है, तो वो बोलता है कि हाँ जी गाड़ी तो मेरी ही है, मेरे नाम पे गाड़ी है, बट ये विनोद कुमार मेरे से भाड़े पे लेके गए थे 35,000 रुपए में। मैंने उन्हें अपना स्कॉर्पियो दे दिया था कि भाड़ा पे वो मांग रहे हैं। अब विनोद शर्मा कौन है? विनोद शर्मा वही है बलराम के पापा, मतलब आयुषी के बड़े पापा। केस साफ था। विनोद शर्मा को पुलिस उठाती है, बोलती है कि बताओ, उसके पास तो कुछ छुपाने के लिए था नहीं, या झूठ बोलने के लिए उसके पास कोई चारा नहीं था। उसने सब केस, सब मतलब कहानी सुना दिया पुलिस को। पुलिस खुद ये सुन के दंग रह गई कि कैसे एक बेटी अपने माँ को मारने के लिए 7 लाख की सुपारी दे सकती है। बताइए, कोई ऐसा रिश्ता नहीं बचा है कि जिसपे मैं कह सकूं कि नहीं, इसने इस इंसान का मर्डर नहीं किया होगा, या कोई ऐसा रिश्ता, कुछ ऐसा नहीं बचा है। अगर आपको लगता है कि कोई एक ऐसा रिश्ता है, मैं उसके ऊपर भी कहानी आपको जरूर सुनाऊंगा। आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। पुलिस आयुषी को भी उठाती है। अंतिम संस्कार का माहौल रहता है उस टाइम। पूरा गांव या बोले वो मोहल्ला शोक में डूबा रहता है। तो पुलिस भी ये सोचती है कि आयुषी को कैसे उठाए यहाँ से। आयुषी बीएलएलबी की स्टूडेंट, वो प्रोटेस्ट करती है कि नहीं, आप लोग ऐसे कैसे मेरे से बात कर रहे हैं, ऐसे क्यों बोल रहे कि चलो पुलिस स्टेशन। तो फिर पुलिस बहुत कामली उसको बोलता है कि चलो तुम्हारा बयान दर्ज करना है, पुलिस स्टेशन में आपकी माँ की एक्सीडेंट में डेथ हुई है, तो आपका बयान लिखना है, क्योंकि आप बेटी है उनकी। तो आयुषी को लगता है हाँ मेरा बयान लिखेंगे और जाने देंगे मुझे। बस एक बार वो जैसे गाड़ी में बैठती है, गाड़ी सीधा जयपुर जाती है, जयपुर जाके पुलिस स्टेशन में रोकती है। अब आयुषी से पूछा जाता है कि तुमने अपने माँ का सुपारी क्यों दिया। आयुषी बुद्ध बुद्ध बन के खड़ी है, कुछ नहीं बोल रही है। उसने सिर्फ एक वर्ड कहा कि मैं बीएलएलबी की छात्र हूँ। पुलिस ने यह भी बताया कि उसे कुछ अफसोस नहीं था, कोई अफसोस नहीं था अपने माँ को मारने का। एक सरकारी नौकरी, उसे लगता था कि बहुत मतलब नामुमकिन एक सरकारी नौकरी पाना। पता नहीं ऐसा क्यों लगा उसको।
इसलिए उसने अपने माँ की सुपारी दे दी कि पापा के मरने के बाद माँ को मिली जॉब, अब माँ के मरने के बाद मुझे जॉब मिल जाएगी। ठीक है, अब जेल जाइए, जेल में करते रहिए जॉब। सरकारी जॉब चाहिए था, जेल सरकार का बनाया हुआ है, उसमें करिए आप जॉब। बताइए उस बच्चे का क्या होगा जो मानसिक स्थिति से खराब था। उसके पास ना बाप बचा, ना माँ बची और ना बहन बची। क्या बीतेगी उसके ऊपर। यहीं पे मैं कहानी को अपना समाप्त करता हूँ। अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगे तो मेरे यूट्यूब चैनल क्रिमिनल्स माइंड को ज़रूर फॉलो कीजिएगा, मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि मैं क्या अच्छा और कर सकता हूँ और कैसी वीडियोस या कैसी कहानी आपको सुनना है। मैं हर रोज़ शाम 8 बजे आपके लिए एक क्राइम की कहानी ज़रूर लाऊंगा। धन्यवाद।